आंसू पोंछने निकल पड़े हैं राहुल गांधी। असम और मणिपुर जा रहे हैं। बाढ़ समेत राहत शिविरों का जायजा लेंगे। असम में बाढ़ आई हुई है और मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा इस बात की कि राहुल गांधी सुबह सवेरे निकल पड़े हैं घर से और सीधे वो जा रहे हैं असम और मणिपुर। आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि आज सुबह सवेरे 5:30 बजे राहुल गांधी घर से निकल पड़े मणिपुर और असम के लिए। ये दृश्य आप देख रहे हैं, मणिपुर के लिए निकले राहुल गांधी। सुबह 5:30 बजे का दृश्य है। अपने घर से जो 10 जनपद में अपनी मां के आवास में रह रहे हैं राहुल गांधी, वहां से निकलते हुए जाते हुए, और थोड़ी देर बाद ही वो दृश्य भी आए जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे। एयरपोर्ट पर लगभग पहुंच गए थे। ये एयरपोर्ट का दृश्य है। मणिपुर असम के लिए निकले राहुल गांधी और हम दिन भर देखेंगे, उन खबरों से रूबरू रहेंगे कि राहुल गांधी असम और मणिपुर जा रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसका क्या महत्व है, ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक मायने का मतलब ये है कि मणिपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं जाने की मानो कसम खा रखी हो, 1.5 साल हो गए, मणिपुर के मामले पर बोलने से खुद को रोका, बचाए रखा, और जब कभी बोला बहुत थोड़ा बोला। जब कभी बोला तो मणिपुर की हिंसा को दूसरे प्रदेश में होने वाली हिंसा से जोड़ा, उस हिंसा की भयावहता को कम करके आंकने का प्रयास किया। ये बात स्पष्ट है। लेकिन क्या मणिपुर की हिंसा को कम करके आंकते हुए मणिपुर की समस्या का समाधान किया जा सकता है? और क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है कि उसके वहां हिंसा के समाधान को लेकर हमारी सरकार इस तरीके से असंवेदनशील बनी रहे? बड़े सवाल हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा इधर मणिपुर में भी और असम में भी, और लोकसभा चुनाव में असम में बीजेपी को अच्छी सफलता जरूर मिली, लेकिन मणिपुर में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बल्कि वहां तो हारी गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई, और मणिपुर में बीजेपी ने वहां चुनाव प्रचार करना भी उचित नहीं समझा। ये हालात थे। लेकिन प्रश्न ये है कि मणिपुर में जो हिंसा लगातार जारी है, उसको रोक क्यों नहीं पा रही है सरकार? रोकना चाहती क्यों नहीं है? और जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो उस पर कोई ठोस जवाब तक नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। असम के राहत शिविरों का दौरा करना, वहां के लोगों के आंसू पोंछना और इसी तरीके से दुख दर्द को बांटना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? असम में जातीय नरसंहार की स्थिति है। हालात सिर्फ दंगे वाली नहीं है। दंगा में तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हैं, दोनों का नुकसान होता है। लेकिन मणिपुर में, क्षमा कीजिए, मणिपुर में, असम गलती से मुंह से निकला, मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच का जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष इस बात को लेकर हुआ था कि मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोग खुद को आदिवासी घोषित करने की मांग करते रहे थे, और हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि उस पर वो सकारात्मक विचार करने वाला है। इस संदेश के बाद से ही कुकी समुदाय नाराज हो गया। कुकी स्वाभाविक रूप से आदिवासी हैं, लेकिन खास बात यह है कि कुकी में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं, लेकिन मैतेई में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो वहां एक बहुसंख्यकवाद को लेकर के
बहुसंख्यकवाद का मतलब आप समझते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसकी पैरोकारी करना। तो बहुसंख्यकवाद दिखा, स्पष्ट रूप से दिखा। शासन में मैतेई, सबसे ज्यादा एमएलए मैतेई के, और शहर वाले इलाकों में मैतेई का अधिकांश, मतलब अधिक से अधिक संख्या में सकेंद्रित होकर रहना, और पहाड़ के इलाकों में कुकी का रहना यह शामिल था। लेकिन जब दंगे हुए, और खुल करके दंगे हुए, राज्य के शस्त्रागार लुटाए गए, और उन शस्त्रों को लेकर के खुलेआम कुकी पर अत्याचार हुआ, महिलाओं का नग्न परेड कराया गया। और इस तरीके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जी, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी। आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, प्रणाम इंडिया, प्रणाम संजीव जी। तो ये जो राहुल गांधी का दौरा है, इस पृष्ठभूमि में है, थोड़ी सी पृष्ठभूमि की हमने चर्चा इसलिए भी की क्योंकि जो मणिपुर की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं वो समझें। और मणिपुर में सत्ताधारी दल ने खुल करके मैतेई का समुदाय का साथ दिया, कुकी के नरसंहार को होने दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैतेई को नुकसान नहीं हुआ। जब झगड़ा होता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होता है, किसी भी पक्ष को नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान को रोकने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, उन प्रयासों का सर्वथा अभाव रहा। मुख्यमंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने को अपने हाथ में नियंत्रण में लेकर सब कुछ देखते रहे, लेकिन वास्तव में नतीजा शिफर रहा, शून्य रहा। तो जिम्मेदारी लेने का मतलब कहीं ना कहीं तो सजा है, पनिशमेंट है, कोई तो इस हिंसा का जिम्मेदार है। ये चीजें हुई नहीं। सबसे पहले राहुल गांधी ने ही बीते साल मणिपुर का दौरा किया था, तब ये मुद्दा देश दुनिया के ध्यान में आया था और मीडिया ने भी उठाया था, वरना मणिपुर का तो कवरेज भी नहीं हो रहा था। एक बार फिर जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं मणिपुर, तो ये उम्मीद की जा रही है कि वहां जो पुनर्वास की समस्या है, वहां स्कूल से दूर हैं बच्चे, विपरीत हालात में जीवन जी रहे हैं। और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी पदक लेते समय रो रो कर कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, हमारे बच्चों कैसे बीमार हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। लेकिन वो चीजें अब भी बनी हुई हैं और वो दिक्कतें दूर हुई नहीं है। मैं हरिशंकर जोशी जी आपके पास सीधे आना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो हाथरस जाते हैं, जो गुजरात में पीड़ितों से मिलते हैं, अग्निकांड पीड़ित और दुनिया दूसरे पीड़ितों से भी, और वही मणिपुर भी जा रहे हैं, और इस बीच वो निर्माणाधीन कर्मचारियों से भी मिलते हैं, इस बीच वो लोको कर्मचारियों से भी मिलते हैं, रेलवे के। ये जो लेकर के राहुल गांधी निकले हैं, तो क्या मणिपुर, अभी तो असम में चुनाव भी हो गया है, आप कह नहीं सकते कि असम में चुनावी फायदे के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी, क्या जरूरत है उनको? तो अभी वोट भी नहीं चाहिए, लोकसभा का भी चुनाव हो गया और विधानसभा चुनाव में भी टाइम है। जी जोशी जी। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको थोड़ा समझना होगा हमको कि वो सिर्फ संसद की नहीं बल्कि सड़क की राजनीति में अपने आप को बेहतर फिट पाते हैं। राजनीति भी नहीं कहना चाहिए, वो सड़क पर आम आदमी की समस्याएं जानने के लिए, आम आदमी की समस्याओं को समझने के लिए वो जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, और वो चाहे लोको पायलट हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे वो समाज का कोई सा भी वर्ग हो, वो ट्रक ड्राइवर से भी मिलते हैं, वो विभिन्न लोगों से मतलब जिस तरीके से, देखिए गांधी जी जब आए अफ्रीका से तो उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने वहां की समस्याओं को समझा, जाना कि मूल समस्याएं क्या है। अब है क्या कि हमारे यहाँ की जो राजनीति पिछले कई सालों की है वो हवाई राजनीति हो गई है, वो बैठकर सूट बूट वाली राजनीति हो गई है। तो ऐसी स्थिति में समस्याओं का जब तक राजनेता को या समाज सुधारक को या सामाजिक कार्यकर्ता को पता नहीं होगा, तब तक वो उस समस्याओं के बारे में सोचेगा कैसे, उसका निदान कैसे वो प्रस्तुत करेगा।
इसलिए राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है वो महात्मा गांधी का रास्ता चुना है, और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का रास्ता चुना है। ये रास्ता जो है उनको सड़क पर, उनको आम आदमी के बीच में, उनको हताहतों के बीच में, उनको उन लोगों के बीच में जो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर वो जाते हैं। अब मणिपुर में देखिए, मणिपुर में जो हिंसा है वो अभी तक पूरी तरह से मणिपुर शांत नहीं हुआ है। रुक रुक कर वहां पर अभी भी हिंसक वारदातें हो रही हैं। 2 दिन पहले जो जगन्नाथ यात्रा के लिए जो वहां तैयार किया जा रहा था, रथ तैयार किया जा रहा था, उस पर आक्रमण हो गया, वहां गोलीबारी हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। दूसरा, असम में 78 लोग अब तक सरकारी आंकड़ों में बाढ़ से उनकी मृत्यु हो चुकी है। मणिपुर में भी बाढ़ के बुरे हालात हैं, वहां स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तो ये इन स्थितियों में, और मणिपुर एक ऐसा विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दुखती रग है। वो मणिपुर का मां नहीं बोलना चाहते हैं। वो मणिपुर में बिल्कुल उसी तरह आंख बंद कर कर बैठे रहे जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली के आने पर आंख बंद कर लेता है। हालांकि ये भी कहना अनुचित होगा, क्योंकि मणिपुर में महज वोटों की राजनीति के लिए बीजेपी की सरकार वहां पर है। उसने जो तांडव करवाया उसकी पूरी दुनिया ने निंदा की है, और इससे ज्यादा निंदनीय और घृणित कार्य हो नहीं सकता था। और राहुल गांधी तब भी गए, राहत कैंप में गए। अभी हाल में सर एक व्यक्ति ने राहत कैंप में सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो मतलब उसके पास में वो भूख से बेहाल था, वहां बहुत बुरी और दयनीय स्थिति में जी रहा था। तो उससे अच्छा उसने सोचा होगा कि इस दुनिया से वो अलविदा हो जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं राहुल को बहुत उद्वेलित करती हैं, बहुत व्यथित करती हैं। और राहुल वहां पर ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं, लोगों की दुख दर्द में शामिल होते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, मूल परिस्थितियां जो है वहां की उसको समझते हैं, और कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं। और ये सारा पुलिंदा ले जाकर अब वो जब विपक्ष के नेता होने के नाते संसद के पटल पर रखेंगे, तब आप देखिएगा कि वहां मूल समस्याएं संसद में पहुंचेंगी। वो सड़क से समस्याओं को, वो जितना अभी लगातार दौरे पर है, वो गुजरात के दौरे पर थे। गुजरात के दौरे पर उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो सत्ता पक्ष की नींद हराम कर दी है। सत्ता पक्ष जो है वो नाच रहा है उनके कहने पर। तो ये जो सारी स्थिति है, ये मोदी जी को बहुत परेशान किए हुए हैं। बल्कि गुजरात में उन्होंने जिस तरह संसद में कहा कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं, और उसके जवाब में प्रतिक्रियावादी बीजेपी ने गुजरात में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर जिस तरह तोड़फोड़ कराई, आक्रमण कराया, उसके जवाब में वो अगले दिन ही गुजरात पहुंच गए। और गुजरात गए और गुजरात जाकर उन्होंने कहा कि तुमने हमारा कार्यालय तोड़ा है, हम तुम्हारी सरकार तोड़ेंगे, तुमने हमें मौका दिया है। तो ये जो जिस भाषा में, अब जिस तरीके से राहुल गांधी एक तरफ तो जवाब दे रहे हैं, सत्ता को ललकार रहे हैं, और कहना चाहिए सत्ता उनके इशारों पर अब नाचने लगी है। वो अगला कदम क्या होगा राहुल गांधी का, ये जब तक सोच पाती है तब तक राहुल गांधी दूसरा कदम उठा चुके होते हैं। अब वो गुजरात में थे, आज वो असम में है, मणिपुर में है, और फिर वो शाम तक फिर रायबरेली आ जाएंगे, 2 दिन रायबरेली रहेंगे। तो राहुल गांधी कितना अथक परिश्रम कर रहे हैं और लोगों के बीच में आ रहे हैं। मुझे हेमंत सोरेन का वो वाक्य याद आता है जब उन्होंने संसद में कहा था कि आदिवासियों के बगल में बैठने वाले सूट बूट वाले लोगों को उनके कपड़ों, आदिवासियों के कपड़ों से बदबू आती है। तो वो मतलब वो बात मुझे याद है। लेकिन एक राहुल गांधी अकेला ऐसा नेता है देश में, जिसको आम आदमी के बीच में जाकर,
ताजगी वो महसूस करता है, वो उसके करुणा को महसूस करता है, वो उसकी परेशानियों को महसूस करता है। और फिर उनकी जो मंडली है, उनका जो थिंक टैंक है, जो जो बुद्धिजीवी है, उनके साथ बैठकर उन समस्याओं पर वो डिस्कस करते हैं, वो चर्चा करते हैं कि इन समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे लोग उन्नत होंगे। 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, या 10 ट्रिलियन की या 50 ट्रिलियन की, कितनी भी बना लो, वो इकोनॉमी जो है वो कैसे आम आदमी तक पहुंचे, असमानता कैसे दूर हो समाज में। पता चल रहा है कि एक समाज की लेयर है वो लगातार धनपति होती जा रही है, लगातार वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति और जाने कितने खरबपति, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी उनकी होती जा रही है। कॉर्पोरेट पनप रहा है, ये जो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है, राहुल गांधी इस कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी के खिलाफ है और वो आम आदमी के लिए राजनीति करना चाहते हैं, आम आदमी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आम आदमी की समस्याओं के लिए लड़ना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद को, लोग मिलते गए और कारवां मिलता गया। और वही राहुल गांधी जो कल तक पप्पू था। जी जी, बोलिए बोलिए, जारी रखिए, बोलिए। जो जो राहुल गांधी कल तक पप्पू था, अब वो पप्पू से उन्होंने उसे बालक बना दिया है। पहले बालक बुद्धि है, और उस बालक बुद्धिमान ने निश्चित तौर पर नचा दिया है। ये तस्वीरें हैं मणिपुर असम के लिए राहुल गांधी निकले हैं। आप इतनी ताजा तस्वीरें सुबह सुबह दिखा रहे हैं प्रेम जी। और ये काफिला वहां पहुंचा है, ये कहाँ तक पहुंचा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। जी 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 जी। तो ये सब है प्रेम जी। और ये इस तरह से पूरे दिन आज वो मणिपुर में लोगों से मिलेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, और शायद वहां भी जाएं जिसने भूख से, जिसने तंग आकर, बदहाली से तंग आकर राहत कैंप में सुसाइड किया है, हो सकता है वो राहत कैंप तक भी पहुंच पाए। अब पता नहीं उनका क्या कार्यक्रम है और प्रशासन वहां पर किस तरीके की व्यवस्था रखता है। हालांकि प्रशासन ने वहां पर ड्रोन की मनाही कर दी है, किसी भी तरह से ऊपर ड्रोन से फोटोग्राफी नहीं हो सकेगी, और बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। वो शायद इसलिए क्योंकि संभव है कि राहुल के साथ कुछ मीडिया चलता है, कुछ सोशल मीडिया चलता है, तो वो लोग उनके पास में ड्रोन होते हैं, वो ऊपर से एरियर व्यू लेते हैं ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी के साथ में कितनी भीड़ है। तो उस भीड़ को ना दर्शा पाए, उस दृश्य को ना दिखा पाए, इसलिए वहां पर ड्रोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सारी चीजें आज दिन भर देखने को मिलेंगी, लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए, उस काम के लिए उन्हें साधुवाद देना तो बनता ही है। जी प्रेम जी। जी जी। जोशी जी, ये तस्वीर जो है आज सुबह 5:30 बजे जब राहुल गांधी अपने घर से निकले थे तब की तस्वीर है। और इसके अलावा जो हमने एक और तस्वीर दिखलाई थी वो एयरपोर्ट पहुंचने के समय की तस्वीर है, जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं वहां की तस्वीर है। ये दोनों तस्वीरें असम और मणिपुर के लिए रवाना होने से पहले हमारे सामने हैं। अब मैं आता हूँ संजीव कौशिक जी आपके पास, कि कौशिक जी देखिए, बीते दिनों राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिया था और उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर कि वो उन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, और इस तरीके से गोदी मीडिया भी खुल करके वही बात बोल रहा है जो बीजेपी बोल रही है। ऐसे में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बयान आया है, मैं उस बयान को सुनाना चाहता हूं, तब आपके पास सीधे अब कोई बिना प्रश्न किए हुए आऊंगा। जैसे कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान हिंदू धर्म के पक्ष में है, कहीं से भी हिंदुओं को हिंसक नहीं कह रहे हैं, और जो लोग भी उनकी बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगा। पहले सुनते हैं शंकराचार्य जी का बयान।
हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि एक जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। जी कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को दो नजरिए से देखा गया। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से और एक विद्वत जन जो सचमुच में विद्वता रखते हैं वो उन्होंने अपने तरीके से उसको देखा। और सच बात यह है कि जो शंकराचार्य जी बात कह रहे थे, क्योंकि उस भाषण को हम भी सुन रहे थे शुरू से लेकर अंत तक, राहुल गांधी में को सुनने की मेरी लालसा थी और हम देख रहे थे लगातार कि वो क्या बोल रहे थे, किस जगह पर बोल रहे थे। सच बात यह है कि राहुल गांधी ने कहीं भी पूरे हिंदुत्व को कहीं भी हिंसक बताया नहीं। उन्होंने तो बल्कि ये जोर दे के कहा कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। जो लोग सुबह से शाम तक अपने आप को हिंदू होने का दम भरते हैं वो लगातार हिंसक बातें करते हैं। वो पार्टी विशेष के बारे में बात किया उन्होंने, जब पार्टी के मुखिया ने खड़ा होकर के इस पर एतराज जताया तब भी उन्होंने ये बात कहा। उस लाइन को भी किसी ने अंडरलाइन नहीं किया कि हिंदू का मतलब आरएसएस नहीं होता है, हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं होता है। मैं उस हिंदुत्व की पुरोधा की बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दिन रात कहते हैं कि हम इसके संरक्षणकारी हैं और वो हमेशा हिंसक होने की बात करते हैं। समाज को किस तरह से बांटा गया है सारे लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने या तमाम जो लोग उस समय उपस्थित थे, सारे लोगों ने जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई, निश्चित तौर पे सारा मामला उनके बात को बतंगड़ बनाने का और बात के आधे अधूरे उसमें से स्टेटमेंट निकाल करके फैलाने का था। जबकि वो क्लियर, इससे ज्यादा क्लियर हो ही नहीं सकता कि हम हिंदू का मतलब आरएसएस नहीं और बीजेपी नहीं। जाहिर सी बात है कि वो क्लियर स्पष्ट रूप से कह रहे थे सामने वाले व्यक्ति के बारे में, पार्टी के बारे में, लोग उनके नेताओं के बारे में। और ये ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक बार नहीं कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार इन नेताओं के स्टेटमेंट, इन पार्टी के बड़े लोगों के स्टेटमेंट, सबसे बड़े शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को इसी इलेक्शन में हमने देखा, प्रधानमंत्री की भाषा को हमने देखा। प्रधानमंत्री की भाषा छोड़ दीजिए, उसके साथ साथ निचले स्तर के जितने भी उनके अनुयायी हैं, सारे लोगों के भाषा का स्तर किस तरह था इस मसले को लेकर के। जो बात वो कहते थे, एक शब्द वो बोलते थे, उस लाइन को उनके प्रवक्ता, उनके नेता लंबी लाइन खींचने का प्रयास करते थे। ये वो हमला था राहुल गांधी का कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बेपर्द कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल रही थी कि वो सचमुच में हिंदुत्व का लबादा ओढ़े सबसे ज्यादा हिंसक बातें वही कर रहे हैं, सारे ज्यादा हिंसक लोग वही हैं। बात बात में पाकिस्तान भेजने वाले लोग हैं या फिर बात बात पे हिंदू के नाम पर लोगों को काटने वाले, मारने वाले, वो तमाम तरह के लोग। ये हिंदुत्व या हिंदू जो व्यक्ति है वो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। शंकराचार्य जी वही बात कह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि इसी की राजनीति करती है, अब उसकी जड़ पे आप प्रहार करेंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने सोशल मीडिया पर अपने लोगों को, अपने काम करने वाले लोगों को, नेताओं को लगाया इस काम पे और काट छाट के वो लगातार। रही बात मुख्यधारा की मीडिया, तो शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि मुख्यधारा की मीडिया को हिम्मत कहाँ है इतनी कि सच को सच दिखाए। वो मुख्यधारा की इतनी हिम्मत हो तो वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी से ये बात आज तक, यदि आपने सुना हो, आप भी
लगातार चर्चाओं में भाग ले रहे हैं। किसी ने आपने सुना हो, हमने तो नहीं सुना कि कोई भी एक एंकर पूछ ले किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि उन्होंने क्लियर बोला कि आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, हम बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, वो तो आपके बारे में बोल रहे हैं। आप कैसे हिंदू के पुरोधा हो गए और आप ही कैसे हिंदू का पूरा ठेकेदार बन गए, हिंदुओं के ठेकेदार बन गए? आपको यदि गलत कहा गया तो आप हिंदुओं के ठेकेदार कैसे बन गए? आपने तो यही इसी तरह की राजनीति की है। तो किसी की हिम्मत नहीं है, इतने सारे रीढ़ वाले प्राणी हो गए हैं आज के वक्त में और अंतिम चरण में है। कुछ देख रहे हैं, कुछ मीडिया वालों ने कुछ अपनी सुर बदली है और जो नहीं बदले हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है, वो जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी बात रखवाना, मनवाना, जनवाना जानते हैं और नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या हश्र होगा, बड़े बड़े चैनलों का क्या हश्र हुआ है। तो इस तरह से वो डरे भी हैं, भयभीत भी हैं, जिस भय से निकालने की बात भी राहुल गांधी कहते हैं। तो ये सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है कि बात का बतंगड़ बना करके किस तरह से उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जी प्रेम कुमार जी। देखिए संजीव जी, एक और बात कही जा रही है, मैं हरि जी के पास आता हूँ कि एक और बात कही जा रही कि राहुल गांधी ने तो ये कहा कि जो हिंदू समाज है, जो राम मंदिर आंदोलन है, उसको उन्होंने हरा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया है। तो ये कह करके वो राहुल गांधी पर हमला भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी कौन होते हैं राम मंदिर आंदोलन को हराने वाले, ऐसा बोलकर उन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन का अपमान किया है। ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। कल ही एक चैनल में मैं बैठा था, हरिशंकर जोशी जी, यही सवाल मेरे पास आया, तो मैंने जो उसका उत्तर दिया वो उत्तर लेते हुए आपके पास आता हूँ। मैंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन की जीत कब हुई? राम मंदिर आंदोलन की जीत अगर होती तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ता क्या? फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, इसका मतलब राम मंदिर आंदोलन नहीं जीता, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो और जो लोग कहते हैं कि 500 साल से राम मंदिर आंदोलन चल रहा है, वो तथ्यात्मक रूप में सही होते हुए भी उस आंदोलन का श्रेय विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस को देते हैं। तो ये लोग क्या 500 साल से संघर्ष कर रहे थे? इतिहास तो ऐसा नहीं कहता। तो 100 साल के संघर्ष को अपने से जोड़ लेना और विपक्ष को हिंदू विरोधी बता देना, ये जो पॉलिटिक्स है कि राहुल गांधी को पूरे राम मंदिर आंदोलन का विरोधी बता दीजिए, हिंदू धर्म के खिलाफ बता दीजिए, इस पर आपका कमेंट हम चाहते हैं। जोशी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी जी। प्रेम जी, दरअसल इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है। ये सरकार जो है वो चौतरफा फेल हुई है। ये किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई है। देखिए, इनके गले की हड्डी अग्निवीर बना हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे मुद्दे ये जो है ये दर्शाते हैं अब इनके पास में कोई चारा नहीं बचा है। तो क्या है कि एक कहावत है कि साहब बेस्ट ऑफेंस, डिफेंस इज बेस्ट ऑफेंस। तो ये अपना डिफेंस तो कर नहीं रहे हैं, ये ऑफेंसिव हो रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। ये तो मतलब जो अगर इनसे कोई पूछा जाए कि राम मंदिर आंदोलन, तो ये बताओ कि पहली बात राम मंदिर आंदोलन का ताला कब खुला था? सबसे पहले वहां पर प्रतिमाएं कब रखी गई थी? उन सब बातों को भी अगर छोड़ दो तो ये अदालत में एक टाइटल का मुकदमा था, लेकिन आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकालकर जो वहां पर वैमनस्य फैलाया और जो विवादित ढांचा था जिसको लेकर विवाद था, उसको उन्होंने जब उसको जिस तरीके से तोड़ा गया वो हिंसा थी। देखिए, हिंसा का, राहुल गांधी यही कहते हैं, हिंसा का स्थान नहीं है हिंदू धर्म में, सहिष्णुता है। और वो सहिष्णुता नहीं बरती, पूरे देश में दंगे हुए और उस दंगे की आग पर जो फसल उगी वोटों की, उससे भारतीय जनता पार्टी 10 साल हो गए राज करते करते। अब लोग समझ चुके हैं कि ये जब हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनके पास में असफलताओं का पिटारा है। और जब ये हिंदू मुस्लिम का राग छेड़ते हैं या कहते हैं कि राहुल हिंदू विरोधी हैं
राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया उन्होंने, राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये देखिए, राम मंदिर आंदोलन के लिए राहुल गांधी क्या कहेंगे? और राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी की बात का मर्म समझना चाहिए कि जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इतना प्रपंच किया, वहां पर राम जी ने और अयोध्या वासियों ने, यानी राम जी की प्रजा ने भारतीय जनता पार्टी को किक आउट कर दिया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इसमें क्या गलत बात है? आप देखिए, वहां पर जमीन के जो खरीद फरोख्त के घोटाले हुए हैं, जो जिस तरीके से वो खरीदी बेची गई है, वो सबके सामने है। उसको वहां जो निर्माण कार्य हुआ है, वो निर्माण कार्यों की पुल पहली बरसात में, एक छोटी सी बरसात में खुलकर आ गई। वहां पर रामपथ पर जो करोड़ों रुपए की लागत से प्रोजेक्ट बने, वो रामपथ जो है वो उसमें गड्ढों में सड़क हो गई। वो सड़क में गड्ढे नहीं हुए, गड्ढों में सड़क नजर आती है वो। और ड्रेनेज व्यवस्था कहीं थी नहीं, मंदिर के अंदर पानी चला गया। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? शंकराचार्य जी ने कहा था कि तीनों पीठों के शंकराचार्य जी ने, कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। क्योंकि गुंबद नहीं बना है, तो अभी मतलब वो गुंबद का मतलब वो मुख और है उसका, ये वाला पार्ट है, तो ये नहीं बना है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? और लेकिन शंकराचार्यों को इन्होंने 2-2 रुपए के ट्रोलरों से घटा बतवा दी। तो जो शंकराचार्य के लिए इस तरह के अपशब्द कहे गए, हिंदू विरोधी वो हैं या हिंदू विरोधी राहुल गांधी है? ये सोचने की बात है कि हिंदू विरोधी कौन है। हिंदू विरोधी वो है जो हिंदू का मतलब, देखिए मैं यहाँ पर अगर कहें हिंदू, तो एक हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो एक जीवन शैली है। और जो लोग आक्रांता आते थे वो यहाँ के लोगों को हिंदू बोलते थे, क्योंकि सिंधु नदी बीच में पड़ती थी, तो उसके पार वाले लोग थे। हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म आदि अनादि है, आदि जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी खत्म होगा। अब ये कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। कहाँ से खतरे में है हिंदू धर्म? इतने साल हम मतलब मुगल यहाँ पर शासन कर गए, इतने साल पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, हूण, कौन कौन नहीं आया, और लेकिन हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं आया, क्योंकि हिंदू धर्म की जो विचारधारा है, जो दर्शन है, वो इन सबसे अलग है। और बल्कि बहुत सारे धर्म जो हैं आज की, और बहुत सारे कल्ट, वो इसी सनातन से निकले हैं, वो ब्रांचेज हैं उसकी। तो हिंदू धर्म खतरे में है, इनको हिंदू धर्म खतरे में नजर आता है। हिंदू धर्म, ये छद्म हिंदूवादी हैं, इनका वास्तव में धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को अब जनता समझ चुकी है। अब ये हर बयान को राहुल गांधी के इस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जैसे उन्होंने, आपको याद होगा कि आलू वाला था, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, इधर से आलू डालो, उधर से, लेकिन उन्होंने उसके आगे पीछे की क्लिप जो है वो कर दी थी। तो ये इस तरह इन्होंने जिस तरीके के कुप्रचार में, जिस तरह के प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, वो संघ जिस तरीके से माहिर है, उसका मुकाबला बहुत कठिन है करना। क्योंकि 1 घंटे में, जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, तब उन्होंने पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला दिया था। 1 घंटे के भीतर सब जगह गणेश जी दूध पीने लगे थे। तो ये इस तरीके के जो अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं, जो दंगे होते हैं, दंगों का बाजार गर्म करते हैं, ये लोग उन दंगों पर, उस सांप्रदायिकता पर, उस तरह की घृणा और विद्वेष की राजनीति पर जिस तरह से अपनी रोटियां सेकते हैं, सत्ता की रोटियां, मतलब सत्ता की चाह में ये कुछ भी कर सकते हैं प्रेम जी। तो इसलिए कोई औचित्य नहीं है इस बात पर चर्चा करने का भी कि राहुल गांधी ने अयोध्या आंदोलन के लिए या राम आंदोलन के लिए ऐसी बात कही। राम मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं, यानी जो पुरुषोत्तम में उत्तम है, जिसकी मर्यादा है। इन लोगों की कोई मान मर्यादा बची है क्या?
जब इनकी मान मर्यादा ही नहीं बची है, हमने देख लिया, जब स्त्रियों की असमत लुटती रहती है और ये वहां कुछ करते नहीं है, देखते रहते हैं चुपचाप, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक आदमी इनका मतलब वहां पर देखिए हाथरस में कोई उस तरह का संज्ञान नहीं लिया, भाषण देते रहे, 1 मिनट का उन्होंने कंडोलेंस पढ़ा और फिर अपने उसी कोसने में लग गए। इनके पास सुबह से लेकर रात तक एक ही काम बचा है और इनके दिमाग में राहुल का भूत, कांग्रेस का भूत, नेहरू का भूत, गांधी परिवार का भूत, अखिलेश यादव का भूत, ये सारे भूत इनके सिर पे चढ़कर नाच रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी उसमें रहते हैं, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं है, देश के विकास के लिए नहीं सोचते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं सोचते हैं। कितने शर्म की बात है कि वो आदमी राहत कैंप में ये सुसाइड नोट लिख कर गया है कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब करा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने नैतिक अधिकार जीवन जीने का खुद। जी जोशी जी, आपने जिक्र किया हाथरस की घटना का, और हाथरस राहुल गांधी गए, लेकिन उन्होंने कोई राजनीतिक बयान वहां नहीं दिया। राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, जो मारे गए उस हादसे में उसके परिजनों से मुलाकात की, और सिर्फ ये कहा कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा की राशि कम है, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। वो चिट्ठी मैं अपनी स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ। वो चिट्ठी राहुल गांधी जी ने जो लिखी है वो फुल स्क्रीन में कर दूं, तो उन्होंने लिखा कि श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्घटना में 120 से अधिक लोगों की मृत्यु के समाचार से स्तब्ध हूँ। हृदय में पीड़ा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूँ और यह जानता हूं कि आप भी यही पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। कल सुबह जनपद अलीगढ़ और हाथरस के कई पीड़ित परिवारों से मैंने मुलाकात की और उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए। अनेक परिवारों ने इस दुर्घटना में अपना जो कुछ भी खोया है उसकी पूर्ति तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, परंतु प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करके हम उनके दुख कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा घोषित किया गया है वह बहुत अपर्याप्त है। मेरी आशा है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही साथ घायलों का समुचित इलाज कराया जाए और उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवारों ने मुझसे यह भी साझा किया है कि इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार वहां के स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और संवेदनहीनता है। इस मामले में उचित एवं पारदर्शी जांच न सिर्फ आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने की तरफ एक सही कदम होगा, बल्कि इससे इन पीड़ित परिवारों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास भी पुनर्स्थापित होगा। न्याय की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि दोषी व्यक्तियों को कठोर सजा दी जाए। दुख की इस घड़ी में हम सभी की जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवारों का साथ दें। इस मामले में आपके हर संभव सहयोग के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं मैं स्वयं उपलब्ध हूं। उम्मीद है इस पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए आप सहायता के संदर्भ में किए जाने वाले कार्यों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करेंगे। भवदीय राहुल गांधी। ये चिट्ठी हमने देखी। हमारे साथ अब कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। मैं कौशिक जी से ही सवाल लेता हूं। जोशी जी को मैं थका चुका हूं इससे पहले के सवाल में। मैं नहीं कौशिक नहीं हूं सर। अच्छा, मैं आऊंगा, भाग नहीं रहा हूँ आपके पास आने से। तो संजीव कौशिक जी के पास आता हूँ कि संजीव जी, ये चिट्ठी जो राहुल गांधी ने लिखी है, क्या लगता है इस चिट्ठी में राजनीति है कि एक जेन्युइन काम उन्होंने किया है, जनता के लिए मुख्यमंत्री से कुछ मांगा है? जी। कोई भी सामान्य राजनेता जिसकी
बुद्धि निश्चित तौर पर जनता के साथ होगी। वो इससे बेहतर चिट्ठी उसके लिए क्या हो सकता है। उन्होंने कहीं कोई किसी के ऊपर ना आरोप लगाया, ना कोई बात कही। निश्चित तौर पे जनता के लिए चिंताएं हैं, जो चिंता उसमें वो व्यक्त कर रहे हैं। और किसी भी राज्य सरकार के पास यदि इस तरह की चिट्ठी लिखी जाती है तो राज्य सरकार को भी ये कहने का मौका मिलेगा कि नहीं, आपने जो कहा वो हमने किया, हम जनता के साथ हैं। तो इससे राज्य सरकार को भी सबलता मिलेगी, उस पीड़ित परिवार को भी मिलेगी, और निश्चित तौर पे जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है वो भी ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि सारे राजनेता मिलके उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन वितंडा खड़ा करना, बवाल खड़ा करना, बात का बतंगड़ खड़ा करना, आपने सवाल क्यों पूछ दिया, आपने कह क्यों दिया, इसके मतलब क्या है, आप राजनीति कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज के वक्त में हर एक उस मुद्दे को पकड़ रही है और बात का बतंगड़ बना रही है, जो उससे लगता है कि नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी तय करके आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सुनते भड़क जाती है। आप सवाल नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी अब भी 10 सालों तक केंद्र में रहने के बाद, या फिर उत्तर प्रदेश में भी तक करीब उसी मोड में है वो, ये बात अभी तक समझने को तत्पर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अब विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल करेंगी और आपको उसका जवाब देना है। आज भी वो पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करती है और उसी से सवाल पूछती है, उसके यही भूत के चक्कर में लगी रहती है। सारे लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल भूत के बारे में सोचती है कि आपने कैसा किया, आपके समय में ऐसा हुआ, आपने ऐसे कर दिया, आपने किया तो क्या किया। सब कुछ के बावजूद जनता क्या इतनी नासमझ है कि वो ये बात नहीं समझती है कि यदि उनसे हम नाराज थे तभी तो आपको ले आए। आप तो उनको गए गुजरे बता रहे थे, 10 गुना ज्यादा गए गुजरे आप निकले। आप उत्तर प्रदेश की जिस सरकार के बारे में, राहुल गांधी की हो सकती है कि कुछ मजबूरियां हो, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कुछ नहीं बोल पाए। मैं तो हतप्रभ हूं अभी तक कि आखिर उस आदमी के नाम पर, रामपाल जाटव के नाम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। किसी ने FIR दर्ज में उसका नाम है, न कुछ है। सेवादारों का नाम है। मुख्य आरोपी, यह मुख्य आरोपी उस प्रवचन करता और उस इतने बड़े लोगों के जान लेने का जिसके ऊपर आरोप हो, वो आरोपी ही नहीं है। वो कह रहा है, उसकी भाषा सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगी, वो कह रहा है कि प्रशासन के ऊपर उम्मीद बनाए रखे, भरोसा बनाए रखे, प्रशासन सबको दंडित करेगी जिसने गलत किया है, जिसने इस तरह का काम किया है। वो तो प्रशासन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका नाम तक नहीं। उसका नाम किसी प्लेटफॉर्म पर, प्रेम कुमार जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आपने किसी टीवी चैनल पर उसके पूरे नाम का जिक्र, जब FIR दर्ज होती है किसी भी मामले में, तो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का वो बाबा हो, किसी नाम से जाना जाता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो उसका मूल नाम है उस नाम से उसको जाना जाता है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताया जाता है कि ये अमुक व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व है। उसका नाम तक पूरा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो जाटो समाज से, जाटोनंद है उसका नाम। तो ये स्थिति है राजनीति की। खुल के कोई नाम नहीं लेना चाहता, FIR दर्ज में नाम नहीं, और राहुल गांधी तो कम से कम इतनी हिम्मत रखते। मायावती कह रही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो संजीव, लेकिन वहां की सरकार ये बात नहीं कह। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि जाटो समाज इतना मजबूत हो गया है कि अब जाटो का नाम FIR में देना प्रशासन के लिए मुश्किल है? तब तो बड़ा परिवर्तन हो गया, फिर दलितों को इतना ऊंचा स्थान मिल गया कि दलित के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? प्रेम कुमार जी, कल ही तो मीटिंग हुई है ना भारतीय जनता पार्टी की। उसमें 2-3 चीजें जो इंगित की गई, उसमें यह भी है कि दलित आपसे पिछड़ गए हैं, दलित ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपके हार का कारण ये भी है। तो कैसे इस तरह से वो कदम बढ़ाएंगे? साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों की जान लेने वाले या लोगों की बलि लेकर के सरकार अपने आप को मजबूत करने पर तुली हुई है, और जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। 2 नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये सुनते हुए अच्छा लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छी रणनीति बना दी, लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट कर दिया। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बाजी मार ले गई। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी इनसे बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ी, पहली बार 10 सालों में। लेकिन दूसरी बात उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि इन पिछड़ों ने और दलितों ने उनका साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। कैसे उसको अपनी तरफ खींचा जाए? मायावती अलग रुष्ट है इस बात को लेकर के। तो ये आखिर ये वोटर गए कहाँ? जी कौशिक जी, प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं उसी विषय पर, सिस्टम के साथ है बाबा इसलिए FIR नहीं, इसलिए नहीं कि वो जाटव जाति। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा तो सही, ये भी एक कारण है मैंने कहा। लेकिन सच बात यह है कि बाबा ने जो स्टेटमेंट दिया कि
प्रशासन पर यकीन रखिए, प्रशासन किसी दोषी को दंडित नहीं, किसी भी दोषी को छोड़ेगी नहीं, दंडित करेगी उसको। तो वो तो सरकार की भाषा बोल रहा है ना, वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार की भाषा वो बोल रहा है। एक वोट बैंक, बड़ा सा वोट बैंक भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो तो सत्ता के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने उसकी नाम किसी ने भी, एसडीएम ने डीएम को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें सेवादारों का नाम है, कहीं बाबा का नाम नहीं है। बाबा को बेलाग छोड़ दिया गया, बाबा कहाँ है? सारे टीवी चैनल कहानी पर कहानी गढ़े चले जा रहे हैं, उसके लोक पर लोक की कहानियां गढ़ रहे हैं, कितने बड़ा साम्राज्य है, कहाँ कैसे बैठता था, कहाँ उठता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसके ऊपर हटा। इतना बड़ा वो आदमी है। सारा खेल वोट बैंक का है। राहुल गांधी को वोट बैंक से कोई चिंता नहीं है, राहुल गांधी को इस बात से कोई परवाह नहीं है किसका वोट बैंक खराब होता है। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। राहुल गांधी को पीड़ितों की चिंता है तो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, जो इसमें गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। अब ये सरकार तय करेगी ना, विपक्षी पार्टियां तय करेगी। विपक्षी पार्टियां तो डिमांड करेंगी ना, और अब भी सरकार उसी बोर्ड में है कि जैसे कि वो विपक्ष में हो और विपक्षी पार्टियां सरकार में हो, वो उल्टा सवाल पूछ रही है सब जगह। ये स्थिति आन पड़ी है जी। अब मैं आगे जोशी जी के पास आना चाहता हूं, लेकिन एक स्क्रीन पर राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने रखते हुए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत बनाने वालों को भयंकर कष्ट झेलना पड़ रहा है। मजदूर एक दिन की कमाई से 4-4 दिन पर चलाने को 4-4 दिन घर चलाने को मजबूर है। बचत के नाम पर एक पाई नहीं और ब्याज भरने की चिंता में वह पेट काट कर अपना जीवन गुजर कर रहे हैं। जीटीबी नगर में रेहड़ी पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों से मिलकर उनके जीवन संघर्ष को करीब से जानने का मौका मिला। जो भविष्य का भारत बना रहे हैं, उनके अपने परिवार का भविष्य खतरे में है। भारत की मेहनतकश श्रमिकों को उनका पूरा हक, सुरक्षा और सम्मान दिलाकर रहूंगा, यह संकल्प है। क्या कहेंगे जोशी जी इस संकल्प पर? देखिए, मैं इस संकल्प से पहले वो हाथरस की बात पूरी करना चाहता हूं प्रेम जी, अगर आप इजाजत दें तो। हाथरस में एएनआई जो है वो बाबा के पास तक पहुंच सकता है, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम है, प्रशासन को ये नहीं मालूम है, किसी को ये नहीं मालूम है, प्रहसन चल रहे हैं। और बाबा कह रहा है कि जिसने षड्यंत्र किया, वहां पर जो षड्यंत्र हुआ मेरी सभा में, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और यहाँ तक कह दिया, मतलब थ्योरी आ गई, गोदी मीडिया जो है वो थ्योरी ला रहा है कि कोई स्प्रे किया गया वहां पर जिससे भगदड़ मची। ये हद हो गई सर इस गोदी मीडिया की। चूंकि राहुल गांधी गुजरात में थे और गुजरात को नहीं दिखाना था, इसलिए पूरे दिन हाथरस की थ्योरियां चलाते रहे। ये दरअसल एक काकस है जिसमें मीडिया परजीवी हो गया है। अब मैं आता हूं राहुल गांधी की उस बात पर सर, जो आपने मुझसे सवाल किया है। मैं क्षमा चाहूंगा, 2 लाइनें मैंने संजीव जी के क्रम में जोड़ दी। सर देखिए, वो कह रहे हैं मैं मजदूरों को उनका हक दिलाकर रहूंगा, हक दिलाकर रहूंगा। उसके लिए संघर्षरत हैं वो उनके हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो 2 काम कर रहे हैं। एक तो वो उनके बीच में जा रहे हैं, उनके साथ बैठकर, उनके साथ पल बिताकर, समय लगाकर वो उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है सर कि वो जितने हर वर्ग के पास वो कुछ ना कुछ समय जरूर बिताते हैं, और जैसे ही उनके पास में कुछ समय बचता है तो वो उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग, देखिए अभी वो लोको पायलट से मिले, तो अब स्थिति ये हो गई है कि सरकार को लोको पायलट के बारे में रेलवे अफसरों से कहलवाना पड़ा। नहीं, ये लोको पायलट नहीं है, ये तो कहीं से पकड़ के लाए गए हैं। ये तो मतलब साथ में इतने कैमरे लेकर आए थे, इतना ये लेकर आए थे, इतने डायरेक्टर थे, इतना ये था वो। ये लोको पायलट नहीं है। रेलवे अधिकारियों पर दबाव डालकर ये काम कराया जा रहा है। वरना आप समझिए कि तस्वीरें हैं, तस्वीरों में जस्टिफाइड है। कोई भी मतलब समझ सकता है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कोई नहीं करेगा कि सड़क से किसी को पकड़ ले जाए और कहे कि ये लोको पायलट है। इसी तरह अग्निवीर के मामले में वो जिस तरह से फंसे हैं, अग्निवीर के मामले में राहुल लगातार जो है वो उनको बॉलिंग कर रहे थे।
लेकिन उस दिन राहुल गांधी की बात पर राजनाथ सिंह खड़े हो गए और राजनाथ सिंह ने उसे डक कर दिया, बोले 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। अब फंस गए यहाँ पर आकर फंस गए। तो अग्निवीर से जुड़े तमाम मुद्दे जो साइलेंट थे वो सारे एक एक करके परत खुल गई, सबके सामने आ गया कि अग्निवीर फंस कौन गए जोशी जी? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, स्पष्ट करिए। फंस कौन गए? राहुल गांधी फंस गए कि राजनाथ सिंह फंस गए? राजनाथ सिंह जो बोल रहे थे 1 करोड़ रुपया मिलता है वो सही था, या राहुल गांधी बोल रहे थे वो सही था? राजनाथ सिंह और सरकार फंसेगी सर, राहुल गांधी क्यों फंसेंगे? ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। आप आजकल मुझसे दूर है, पहले 50 किलोमीटर थे, अब आजकल आप 1000 किलोमीटर दूर हैं, जमशेदपुर में बैठे हुए हैं, तो कंफ्यूजन होना सर स्वाभाविक है। हो सकता है मेरी भी बातों में कुछ इधर उधर हो गया हो, शब्दों में भावना में थोड़ा क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, वो क्लैरिटी जरूरी है सर, क्लैरिटी जरूरी है। हो सकता है कि मेरे से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे बात क्लियर ना हो पा रही हो, लेकिन ये जो अग्निवीर वाला मामला है, ये एक एक परत इसकी सामने आ रही है। ये सामने आ रहा है कि किस तरह से ये देश की सुरक्षा के साथ धोखा किया गया है, देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। जो बातें लोग नहीं जानते थे वो बात लोग जान रहे हैं कि कितने महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको वहां भेज दिया जाता है सेना में लड़ने के लिए। 5 महीने 6 महीने की शायद ट्रेनिंग है, और दूसरे मुल्कों में 5 साल की ट्रेनिंग के बाद सीमा पे भेजा जाता है। तो ये जो है और ये 4 साल बाद तो इनकी बाय बाय होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आप अग्निवीर बना दिया, आपने सेना को कमजोर कर दिया, आपने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं किया ये ऐसा। ये भी एक गंभीर सवाल है कि आप जो हैं वो किसी और दिशा में बढ़ रहे हैं। आप सेवक बनकर आप दूसरा काम कर रहे हैं, सेवा भाव नहीं कर रहे हैं। ये सेना का जिस तरीके से मैं तो कहूंगा कि भक्षण किया गया है अग्निवीर योजना के माध्यम से, वो बहुत दुनिया के सामने आ गया। हर भारतीय जान गया कि अग्निवीर का सच क्या है। देखिए, आप कह रहे हैं उन्हें राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, 1 करोड़ रुपया दिया गया। मैं कह रहा हूं साहब, उन्होंने दिखा दिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चेक है, यानी कि जो पैसा मिला वो बीमा कंपनी का मिला, जो कंपनसेशन मिला वो अलग मत का मिला। लेकिन क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाता है? क्या अग्निवीर को ये जो पेंशन का सुविधा है वो दी जाती है? अग्निवीर को कैंटीन की सुविधा दी जाती है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेना में लोगों का मोह भंग हो गया है। अब लोग सेना में जाना नहीं चाह रहे हैं, अब लोग होमगार्ड बनना पसंद कर रहे हैं, सेना में जाना नहीं चाह रहे हैं। बोले 4 साल बाद वहां से भी आ जाना है, यहाँ तो फिर अनुबंध पे होमगार्ड चलता रहता है, कम से कम घर में तो रहेगा, अपनी खेतीबाड़ी देखता रहेगा, अपना दूसरा काम करेगा। तो ये स्थितियां हैं। मजदूरों पर राहुल गांधी, अब हाथरस पर देखिए, राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर मौन साध गए हैं, क्योंकि उस जवाब देने के लिए इनके पास में कुछ है ही नहीं। क्या जवाब दें उसका? पूरी की पूरी साफ है, प्रशासन की गलती वहां पर साफ है। अगर राहुल गांधी लोको पायलट के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, आम आदमी के बीच में जाते हैं, और वो मणिपुर जाते हैं, वो गुजरात जाते हैं, तो वो लोग जिस तरह से लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से समझते हैं, और जितनी साफ गोई से बात करते हैं, वो अपनी पार्टी की आलोचना करने पर भी नहीं चूकते। उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमारी पार्टी में 2 तरीके के घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है। गलती ये है कि रेस के घोड़े को हम शादी में भेज देते हैं और शादी के घोड़े को हम रेस की घोड़े की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, कितनी साफगोई से कही। वो अपने पार्टी की समस्याओं को भी पहचान रहे हैं, अपनी पार्टी में जो उनकी शिथिलता आई है उसको भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं।
कुल मिलाकर राहुल गांधी दो काम कर रहे हैं। एक तरफ वो जनता के बीच में अपना समय लगा रहे हैं, दूसरा वो अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वो एक नई कांग्रेस को खड़ी करने में जुटे हुए हैं। अभी 5 सालों में आप देखिएगा, 2-3 सालों बाद देखिएगा, एक नई कांग्रेस होगी, युवा कांग्रेस होगी। जो लोग शिथिल पड़ चुके हैं, जो लोग जो शादी के घोड़े थे, जो सिर्फ चुनाव के वक्त टिकट मांगने या राज्यसभा का टिकट के लिए दावेदार बन के आते थे, उन सबको आरती उतार कर एक कोने में बिठा दिया है या बिठाने की तैयारी है। जो लोग बचे हैं, जो लोग बिल्कुल लड़ सकते हैं, जो लोग जूझ सकते हैं, जो लोग जुझारू हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, जो 24 घंटे देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में तरजीह देना राहुल गांधी ने शुरू किया है। और दूसरी तरफ वो हर व्यक्ति, हर दबे कुचले के पास में पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मूल परेशानी क्या है। तो उनको परेशानियां पता चल रही है, कांग्रेस रिफॉर्म हो रही है, और दूसरी तरफ वो संसद में जब बोलते हैं तो उनको बहुत अब ध्यान से सुना जाता है। भले ही बाद में ये कहकर खारिज करने की कोशिश किया जाए कि बालक बुद्धि है, लेकिन ये बालक बहुत बुद्धिमान है। जोशी जी थोड़ा सा विषय बदलते हैं और संजीव कौशिक जी के पास आते हैं। इससे पहले वो खबर हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं। हमारे मित्र प्रभाकर कुमार मिश्रा जी ने ट्वीट किया कि नीट परीक्षा से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ने माना है कि परीक्षा में धांधली तो हुई है, पेपर लीक भी हुआ है, लेकिन दोनों ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दिया था। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करने वाली है। कौशिक जी, बहुत बड़ा सवाल है। एनटीए भी मान रहा है कि परीक्षा में धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके केंद्र सरकार भी ऐसा बोल चुकी है। परीक्षा में धांधली हुई तो ये कैसे संभव है कि अगर रद्द कर देंगे परीक्षा तो लाखों बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी? जी, इस बात को थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, इस बात को समझना होगा कि सरकार किसके साथ खड़ी है। क्या सरकार बच्चों के साथ खड़ी है, सरकार एनटीए के साथ खड़ी है, या सरकार उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने पेपर को लीक किया? सवाल यह है कि 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के साइन किए हुए पिटीशन को लेकर के एक फिजिक्स वाला अलख पांडे नामक एक इंस्टीट्यूट चलाने वाला आदमी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है 20,000 बच्चों के साइन किए हुए। उसमें से 53 बच्चे ऐसे हैं जहां तक हमको सूचना मिली है, 53 बच्चों ने ये एक अर्जी लगाई है कि हम लोगों ने बड़ी विषम परिस्थिति में बड़ी ही मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाई की और ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है, हमारे नंबर अच्छे आए हैं, तो हमारी क्या गलती है कि दोबारा एग्जाम दिलाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट किसके बारे में ज्यादा सोचती है? इन 53 बच्चों की बात को मानती है कि नहीं 53 बच्चों ने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया और उनके रिजल्ट बेहतर आए, या 20,000 वो बच्चे, या फिर वो उस स्टेट के द्वारा अलग अलग स्टेट में लगभग 5-7 स्टेट में अलग अलग जो पिटीशन दायर है उनमें अलग अलग तरीके के उसमें पिटीशन है। एक तो यह है कि यदि पेपर कहीं पर लीक होता है पूरे हिंदुस्तान में तो इसका मतलब है कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, बच्चों की परीक्षा फेयर नहीं हुई है। इस परिस्थिति में चूंकि 1 सेकंड में पूरे हिंदुस्तान में ये फैल जाता है और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सब किसी लिए उपलब्ध होगा, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रद्द किया जाना चाहिए। दूसरे ये ऐसे 53 जैसे भी बच्चे हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि आखिर बीच में जो रजिस्ट्रेशन के लिए खोले गए थे वो किसके लिए खोले गए थे। कुछ लोगों ने ये भी पिटीशन दायर किया गया है उस बीच में या उस अवधि में जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ वो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों के नाम और नंबर सार्वजनिक किया जाए, ताकि इससे पता चले कि बच्चों के रैंक में इतना डिफरेंस कैसे आया, जो पिछले साल में आ रहा था और इस साल में आ रहा था। तो जो गुजरात में, बिहार के बच्चे गुजरात में यदि परीक्षा देने जा रहे हैं और वहां पे यदि कोई जिम्मेदारी ले रहा है कि नहीं हमारे सेंटर पर यदि आप आएंगे तो आपको बेहतर नंबर पास किया कराया जाएगा, और 30-30 लाख में यदि इस बात की गारंटी ली जा रही हो, हम जानते हैं
क्योंकि प्राइवेट में यदि आप जाएंगे एमबीबीएस पढ़ाने के लिए तो मिनिमम 1 करोड़ और मैक्सिमम 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। उसमें यदि 30 करोड़ रुपए में यदि 30 लाख रुपए में यदि किसी बच्चे की सुनिश्चित हो जाए सरकारी किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे गार्जियन जो सक्षम है वो जो 30 लाख रुपए खर्च करने में उनको कोई गुरेज नहीं है। उस परिस्थिति में अब किस परिस्थिति में, परसों की ये बात है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने और एनटीए ने हलफनामा दायर किया है कि किसी भी कीमत पर हम परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते हैं, बच्चों के साथ अन्याय होगा। अब ये बात समझ में नहीं आती कि किस बच्चों के साथ न्याय होगा और किस बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। वो 53 बच्चों के साथ या मिनिमम बच्चों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, या उन असंख्य लाखों बच्चों के साथ सरकार खड़ी है जो कह रहे हैं कि नहीं, पेपर में यदि धांधली हुई है तो ये फेयर नहीं हुआ है, हमारे रैंक गड़बड़ हो गए हैं, हमारी परीक्षा में धांधली हुई है, इसे दोबारा कराया जाए। अब ये जी कौशिक जी, देखिए ये बात तो साफ है कि पेपर लीक होने से 24 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दिए और पास करने वालों की संख्या तो 1 लाख के करीब है, जो कि सब जोड़ के प्राइवेट और सरकारी जोड़ के, तो जो 24 लाख बच्चे हैं उनमें से ज्यादातर बच्चे जिनका नहीं हुआ एग्जाम में वो ये मानकर बैठ रहे हैं कि उनका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक के कारण बहुत सारे प्रतिभाएं जो है पीछे हो गई और गलत लोग प्रतिभा की सूची में आगे आ गए। तो जब गलत लोग प्रतिभा की सूची में आगे आ गए और उनकी संख्या 30,000 से ज्यादा है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में 30,000 रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था अतिरिक्त प्रोविजन के तहत। तो इसका मतलब एक बड़ा घोटाला हुआ, 30,000 से ज्यादा लोगों को मेधा सूची में ऊपर लाया गया और पेपर लीक में 30-30 लाख रुपए वसूले गए। तो ऐसी स्थिति में जब पेपर ही, परीक्षा ही अगर कलंकित है तो फायदा तो समाज का, देश का, स्टूडेंट्स का इसी बात में है कि इस परीक्षा को ही अमान्य कर दिया जाए। बीच में कोई रास्ता बचता नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से आज ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि वो फैसला आए। मेरा तो कम से कम यही मानना है। जी संजीव कौशिक जी, हम तो शुरुआती दिनों से भी यही कह रहे हैं, ये लेट हो रहा था। परसों 6 तारीख से उसके काउंसलिंग की डेट तय की गई थी, उसे सरकार ने रद्द किया और कहा कि आने वाले दिनों में सूचना दी जाएगी कि कब से ये शुरू किया जा रहा है। उसे भी इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह से फैसला न ले ले कि दोबारा एग्जाम कराने की बात आ जाए। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार यह जानते हुए भी कि इसमें धांधली हुई है, इसमें पेपर लीक हुआ है, इसमें बच्चों को गलत तरीके से, आप कल्पना कीजिए कि 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें 850 बच्चे अपीयर हुए, 720 नंबर वाले उसमें 6 बच्चे उसमें शामिल हुए। उन 6 बच्चे में से हाईएस्ट स्कोर जो 1 तारीख को रिजल्ट निकला उसमें से 680 नंबर, मतलब 60 नंबर नीचे हाईएस्ट स्कोर पाने वाले बच्चों के नंबर है। 720 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो किस तरह से इस एनटीए ने नंबर बांटे थे अपने बच्चों के ऊपर और किस तरह से वो रेवड़ी बांट दी थी जिस तरह से। अब कल्पना कीजिए कि 680 वाले को 720 दे रहे थे, जो मैक्सिमम की बात है, और मिनिमम तो आप छोड़ दीजिए कि किस नीचे लेवल तक हो गए हैं। तो जो घालमेल और जो घपले घोटालेबाजी की बात हो रही है वो साफ दिखाई दे रहा है कि एनटीए ने जो घपले घोटालेबाजी की है उसकी जानकारी सरकार को भी है और सरकार भी इसमें शामिल है। अब दोनों इसे नाक की लड़ाई मान करके सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगा रहे हैं, बच्चों के नाम पर एक गलत राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट सचमुच में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों के साथ न्याय करती है या सचमुच सरकार जो बात कह रही है उस बात पर मुहर लगा करके वो इतिश्री करती है। जी प्रेम कुमार जोशी जी के लिए मैंने एक वीडियो रखा है, लखनऊ से है, और पहले इस वीडियो को देख लिया जाए तो आखिरी कमेंट जोशी जी से लेता हूं। जोशी जी, ये तस्वीर है नाव चलती हुई सीधे रेलवे स्टेशन के बाहर। असम में भी बाढ़ है, राहुल गांधी वहां गए हैं, लेकिन लखनऊ में ये कौन सी बाढ़ है कि रेलवे स्टेशन के पास में नाव चल रही है? देखिए, ऐसा है कि बनारस तो बन गया वो क्वेटो और ये बन गया लखनऊ टोक्यो,
तो ये तो अब मालूम नहीं क्या क्या होगा। अनियंत्रित विकास जो किया गया है और जिस तरीके से अतिक्रमण हुए हैं शहरों में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये अतिक्रमण किए हैं, जिनके लिए पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करने में हिचकता, डरता है। जिस तरीके से नाले पाटे गए हैं, जिस तरीके से नालों पर कब्जे हुए हैं, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को चौपट किया गया है, उसका ये नतीजा सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि यूपी में कई शहरों में, हर शहर में करीब करीब देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अद्भुत नजारा तो ऐसा लगता था पिकनिक स्पॉट बन गया है। जिस तरह की नाव चल रही है, बड़ी वो गोमती से लाई गई होगी नाव, तो ये तो अकल्पनीय है मेरे लिए तो ये बिल्कुल चारबाग का दृश्य जो है वो अकल्पनीय है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। और इस तरह से आप देखिए कि पानी जिस तरह से भरा हुआ है, ये वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। और ये हर शहर की गाथा है। आप देखिए, एक शहर नेहरू जी ने बनाया था चंडीगढ़ में, और एक अयोध्या बनाया, और एक ये लखनऊ को मॉडर्नाइज किया गया। ये सब क्या है? ये देख लीजिए, आने वाले समय में नज़ारे और दूभर होने वाले हैं। ये पानी जो है जब सड़ना शुरू होगा, रुका हुआ पानी है, इसके निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो महामारियां भी फैलेंगी। और ये लेकिन सब चंगा है। प्रेम जी। जी, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। हरिशंकर जोशी जी और हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि डिस्पाइट स्टेक होल्डर्स एक्सेप्टिंग द रॉन्ग डूइंग इन नीट एंड स्टिल बेगिंग नॉट स्क्रैप शोज that the money collected is distributed among themselves and spent and now unable to collect them from all। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नीट में गलतियां हुई हैं और इसको पैसों का बंटवारा हुआ है, जाहिर है जो लोग शामिल हैं वही चाहते हैं कि इसको रद्द ना हो, ये भाव है इनका। और अजीज खान जी लिख रहे हैं राहुल गांधी जी फर्स्ट एलओपी जो बीजेपी पर भारी है, ऐसा कह रहे हैं। प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स। और प्रमोद मांकर जी ये भी लिख रहे हैं सर नागपुर में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो ये बारिश के भी दृश्य हमने दिखाए थे। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। और हरिशंकर जोशी जी आपका बहुत आभार। संजीव कौशिक धन्यवाद, जो भी नहीं है उनका भी बहुत आभार। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।